कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। नमस्कार साथियों, न्यूज़ जेबीटी आवाज़ के साथ मैं सुरेंद्र गजबीये आपका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल पर। चैनल को लाइक, कमेंट्स, शेयर करना ना भूलें। जेबीटी आवाज़ के साथ जैसा हमने पहले बताया कि कोई सताए हमें बताए, और इसी सच के साथ आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं कि कर्नाटक चुनाव पिछले दिनों आप लोगों ने देखा, इससे पहले हिमाचल का चुनाव देखा, और दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के झूठ का जो पुलिंदा था उसको जनता ने सद्दे से नकारा है और बहुत ताकत के साथ कांग्रेस की विजय हुई है। उस कांग्रेस की विजय में पूरे देश के अंदर में हर्ष और उल्लास का माहौल है। जैसा कि कांग्रेस के माननीय नेता राहुल जी ने कहा कि ये मोहब्बत की दुकान खुली है और नफरत की दुकान बंद हुई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज कुछ समय के पश्चात कर्नाटक के मुख्यमंत्री का फैसला आप लोगों के बीच में आएगा, जिसमें दो नाम प्रमुखता के साथ में लिया जा रहा है। शिवकुमार जी का नाम प्रमुखता के साथ में चल रहा है। बहुत जल्द आप लोगों से मुखातिब होऊंगा। बने रहें आप लोग जेबीटी आवाज़ के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को जैसा मालूम है कि कर्नाटक के चुनाव में कुल 224 सीटें रही और उसमें बहुमत के लिए 113 सीटों की ज़रूरत पड़ रही थी, जिसमें कांग्रेस ने 136 सीटें जीत करके एक नंबर पार्टी बनी है। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने 65 सीटें लेकर के दूसरे नंबर का दल बना है। वहीं जब एस की जो स्थिति रही है 19 सीटों की, वो बरकरार रही है और एक सीट का उसको नुकसान होते हुए देख रहे हैं। वहीं पे जो अन्य पार्टियों की सीटें हैं उसमें हमने देखा कि 4 सीटें अन्य लोगों के खाते में गई है। इस बार जो मतों का प्रतिशत रहा है उसमें कांग्रेस पिछले दिनों 38.1% रहा था और इस बार जो देखने में आया वो 42% के आसपास गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 36.4% से 35.9% मिलना चाहिए था, लेकिन इस बार 36.4% हुआ है। जनता दल एस की अगर अपन लोग बात करते हैं तो 18.3, जो कि पिछले दिनों 13.3 रहा है। इस प्रकार से 2023 में ये दलीय स्थिति रही है। मैं आप लोगों को ये बतलाना चाहता हूँ कि इस बार जो कांग्रेस आगे रही है उसका कारण क्या रहा। तो भ्रष्टाचार को चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बनाना इन लोगों ने अपने मुख्य एजेंडे में रखा। मुफ्त बिजली, चावल, बेरोजगारी भत्ते की गारंटी दी है। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इनकी स्थानीयता और भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव है वो जनता के बीच में काफ़ी प्रभावशील रहा है। इन लोगों की जो जनसभाएं हुई है, लगभग 99 जनसभाएं और 33 रोड शो वाला व्यापक प्रचार प्रसार भी हुआ है, जिसके कारण जनता में एक आकर्षण पैदा हुआ, लोगों में एक जागरूकता बनी और उसके कारण जनता ने पूर्ण बहुमत देने का निरंतर अनुरोध पार्टी के द्वारा भी करते रहे और जनता में एक परिवर्तन भी चाह रहे थे। तो कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैं आप लोगों को इसके आगे की कहानियाँ बताने के लिए आते रहेंगे। और ये भी बता दूं कि बजरंगबली से भी इन लोगों को काफ़ी संजीवनी मिली, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव में इस बार बजरंगबली फैक्टर भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इसकी शुरुआत तब हुई जब चुनाव में जीतने पर कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। जवाब में भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास तो किया, लेकिन प्रचार के आखिरी कुछ दिनों में नेताओं के भाषणों में बजरंगबली का भी खूब उल्लेख हुआ। और अब ये देखना है कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में जो आई है
कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आने के बाद किए गए जो वादे हैं, चुनावी जो वादे हैं, वो कब तक पूरा करते हैं। जनता बनी रहे JBT आवाज़ के साथ। आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। DK या सिद्धारमैया कर्नाटक का CM को मुस्लिम रिजर्वेशन का वादा करने वाली कांग्रेस हिट, बजरंगबली हिंदुत्व वाली BJP फ्लॉप, क्यों? कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 224 में से 135 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। BJP को 66, JDS को 19 और अन्य को 4 सीटें मिली है। रिजल्ट साफ है, पर कांग्रेस और BJP दोनों के लिए आने वाला वक्त आसान नहीं होने वाला। 2 सवाल सीधे हैं। पहला, BJP हारी क्यों, और दूसरा कि कांग्रेस में CM कौन होगा। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और TS सिंहदेव, और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच जो हुआ या हो रहा है, उससे साफ है कि कर्नाटक का फैसला भी सोनिया और राहुल गांधी के लिए आसान नहीं होगा। एक तरफ जीत के हीरो DK शिवकुमार है और दूसरी तरफ सीनियर लीडर और पार्टी में दबदबा वाले सिद्धारमैया। हालांकि आज 14 मई विधायक दल की बैठक में बहुत कुछ साफ हो जाएगा। अप्रैल के पहले हफ्ते में कोलार में कांग्रेस की रैली थी। मंच पर राहुल गांधी, DK शिवकुमार और सिद्धारमैया बैठे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए उठे। उन्होंने कहा, मैं साफ करना चाहता हूं कि मैं इस बात को लेकर जरा भी परेशान नहीं हूं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मेरी एक ही चिंता है कि कांग्रेस को सत्ता में वापस आना चाहिए। मुख्यमंत्री का चुनाव आला कमान और विधायकों के फैसले से होता है। जनता के बारे में सोचे और बाकी फैसले आला कमान पर छोड़ दें। पहली बार कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व में चुनाव से पहले CM उम्मीदवारी को लेकर बयान दिया था। ये मैसेज DK शिवकुमार के लिए भी था। उन्होंने 3 दिन पहले मीडिया से कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर लीडर है और उनके अंडर में काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धारमैया से DK के बयान पर सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि नेतृत्व का फैसला इस बात पर होगा कि विधायकों की क्या राय है। कर्नाटक कांग्रेस में CM बनने के लिए ऐसा मुकाबला नई बात नहीं है। पार्टी ने कर्नाटक चुनाव प्रभारी सुरेशवाला को जिम्मेदारी दी थी कि DK और सिद्धारमैया आमने सामने न आए। तय हुआ था कि सिद्धारमैया उत्तर, मध्य और तटीय क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। DK दक्षिणी जिलों और वोकालिग्गा समुदाय के वोटों पर काम करेंगे। टिकट बंटवारा भी आसान नहीं था। 15 सीटों पर देर से कैंडिडेट का ऐलान होने के पीछे यही वजह थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया के CM बनने की संभावना ज्यादा है। कांग्रेस ने करप्शन को मुद्दा बनाया और DK पर करप्शन के आरोप लगे हुए हैं। इसके अलावा सिद्धारमैया पहले ही इसे अपना आखिरी इलेक्शन बता चुके हैं। ऐसे में विधायकों का इमोशनल सपोर्ट भी उनके साथ है। सूत्रों के मुताबिक 2 साल सिद्धारमैया और बाद में DK को CM बनाने पर भी विचार चल रहा है। BJP को इस बार 66 सीटें मिली है। इसकी वजह लिंगायतों का पार्टी से दूर होना माना जा रहा है। इसके तार जुलाई 2021 से जुड़ते हैं। कर्नाटक में BJP की सरकार के 2 साल पूरे हुए थे। पार्टी इसका जश्न मना रही थी। इसी बीच CM येदुरप्पा को पद से हटा दिया गया। इसकी कोई खास वजह भी नहीं बताई गई। बस कहा गया कि येदुरप्पा 78 साल के हो गए हैं, इसलिए हटा दिया गया। बसवराज बोम्मई को येदुरप्पा की जगह CM बनाया गया। हाईकमान को उम्मीद थी कि येदुरप्पा की तरह लिंगायत कम्युनिटी से आने वाले बोम्मई उनकी जगह संभाल लेंगे। कम्युनिटी उन्हें सपोर्ट करेगी। हुआ इसका उल्टा। बोम्मई येदुरप्पा की तरह पॉपुलर नहीं थे। कम्युनिटी में उनका दबदबा वैसा नहीं था। BJP के इस फैसले से लिंगायत नाराज हो गए। तमाम कोशिशों के बाद लिंगायत नहीं सधे तो हाईकमान ने येदुरप्पा को फिर से आगे बढ़ाया। उम्र 80 साल होने के बावजूद कैंपेन कमेटी का हेड बनाया। सवाल उठे कि जब ज़्यादा उम्र की वजह से CM पद से हटाया तो कैंपेन हेड क्यों बनाया। येदुरप्पा और बसवराज बोम्मई के बाद पूर्व CM जगदीश शेट्टर BJP में तीसरे बड़े लिंगायत नेता थे। टिकट न मिलने पर वो कांग्रेस में चले गए। पूर्व डिप्टी CM लक्ष्मण सावदी ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। यानी BJP की लिंगायत समुदाय पर पकड़ कमजोर होती गई। शेट्टर हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से चुनाव हार गए, लेकिन लक्ष्मण सावदी 75,000 से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। लिंगायत समुदाय कर्नाटक की 70 सीटों पर प्रभावी है। 2018 के चुनाव में BJP ने इनमें से 38 सीटें जीती थी। इस बार 54 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है। BJP सिर्फ 19 पर जीत पाई। सीनियर जर्नलिस्ट अशोक चंदारगी कहते हैं, BJP हाईकमान ने जो किया लिंगायत कम्युनिटी सब देख समझ रही है। इसी का नतीजा इलेक्शन रिजल्ट में दिखा है। तीनों दशकों में जो लिंगायत कम्युनिटी BJP के साथ थी, अब दूर जाती दिख रही है। लिंगायतों को लग रहा है कि येदुरप्पा राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। कम्युनिटी का बड़ा चेहरा अब BJP में नहीं है। BJP के हारने की ये इकलौती वजह नहीं है, और भी कारण है। पहला, बजरंगबली का मुद्दा फेल। 2 मई को कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। कहा कि सरकार में आए तो बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI जैसे संगठनों पर बैन लगाएंगे। कुछ ही घंटों में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। कांग्रेस के ऐलान के करीब 5 घंटे बाद ही PM मोदी ने विजयनगर में एक रैली में कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ हो रही है।
अब उसे जय बजरंगबली बोलने वाले भी बर्दाश्त नहीं। इसके बाद पीएम ने अपनी सभाओं में जय बजरंगबली का नारा लगाना शुरू कर दिया। उत्तर कन्नड़ के अकोला में एक रैली में तो यह भी कह दिया कि जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंगबली बोलकर इनको सजा दे देना। सीनियर जर्नलिस्ट बेलागारू समीउल्ला कहते हैं कि कर्नाटक में भगवान बसवेश्वर को फॉलो किया जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था और दूसरी कुरीतियों का विरोध किया। वे जन्म आधारित व्यवस्था की जगह कर्म आधारित व्यवस्थाओं में यकीन रखते थे। उन्होंने नया संप्रदाय लिंगायत बनाया। उन्हीं को फॉलो करने का नतीजा है कि नॉर्थ इंडिया जैसे पोलराइजेशन कर्नाटक में नहीं हुआ। बीजेपी ने बजरंगबली का मुद्दा उठाकर हिंदू वोट एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। हिंदू वोट बढ़ गए और मुस्लिम वोट एकजुट हो गए। जिस कोल्ड मैसूर रीजन में जेडीएस का दबदबा था, वहां उनकी सीटें आधी से भी कम हो गई। मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ चले गए। दूसरा, 40% कमीशन का दाग नहीं मिटा। मुंबई कर्नाटक बॉर्डर पर बसे बेलगावी के ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के बाद अप्रैल 2022 में 40% कमीशन विवाद शुरू हुआ। पाटिल ने अपने सुसाइड नोट में बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा पर 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। कर्नाटक कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने भी कहा था कि ज़्यादा कमीशन देना मजबूरी हो गया है। उन्होंने पीएम मोदी को लेटर भी लिखा था। बीजेपी पर इस पर कोई एक्शन नहीं लेते दिखी। कांग्रेस हमलावर हो गई। सितंबर 2022 में कांग्रेस ने पे सीएम कैंपेन शुरू किया। सीएम मुंबई के चेहरे के साथ QR कोड लगाकर फोटो चस्पा दी। कैंपेन के आखिरी दिन तक कांग्रेस ने इस मुद्दे को नहीं छोड़ा। करप्शन पर बीजेपी पूरे कैंपेन में बैकफुट पर नजर आई। तीसरा, एंटी इनकम्बेंसी के आगे डबल इंजन ने दम तोड़ा। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी ने हर चुनाव में डबल इंजन शब्द का इस्तेमाल किया है। हर राज्य में इसके फायदे गिनाए जाते हैं। कर्नाटक में भी बीजेपी नेता बार बार डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाते रहे। कहा गया कि राज्य में केंद्र में एक पार्टी की सरकार ने डेवलपमेंट में तेजी आएगी। कर्नाटक के नतीजे बता रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी के आगे डबल इंजन का नारा नहीं टिक पाया। चौथा, बीजेपी के कम्युनल ट्रैप में नहीं फंसी कांग्रेस। कर्नाटक में बीजेपी ने टीपू सुल्तान का मुद्दा सोची समझी रणनीति के तहत उठाया था। बीजेपी टीपू को राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी कहती रही। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री नारायण ने मंड्या में एक रैली में कहा था कि आपको टीपू चाहिए या सावरकर, इस टीपू सुल्तान को हमें कहाँ भेज देना चाहिए। नानजी गौड़ा ने क्या किया आपको याद है ना, हमें सिद्धारमैया को ऐसे ही खत्म कर देना चाहिए। राइट विंग का दावा है कि टीपू सुल्तान की मौत अंग्रेजों से लड़ाई में नहीं हुई थी, बल्कि नानजी गौड़ा और उड़ी गौड़ा के बीच मारा गया था। बीजेपी ने नानजी गौड़ा और उड़ी गौड़ा को वोकालिग्गा बताया, लेकिन कर्नाटक के बुद्धिजीवियों का कहा कि वास्तविकता में ऐसा कोई कैरेक्टर ही नहीं था। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस को कम्युनल ट्रैप में फंसाया जाए, लेकिन कांग्रेस ने एंटी इनकम्बेंसी, फेल एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन पर ही फोकस रखा। अमूल कंट्रोवर्सी। कर्नाटक चुनाव में नंदिनी दूध बड़ा मुद्दा बन गया। अमूल ने ट्वीट किया कि कंपनी बेंगलुरु में प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी गुजरात की अमूल कंपनी को कर्नाटक में लाकर यहां के लोकल ब्रांड नंदिनी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की क्लिप भी वायरल हुई, जिसमें वो अमूल के कर्नाटक में काम करने का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को इतना भुनाया कि बीजेपी को अपने मैनिफेस्टो में नंदिनी दूध बांटने की घोषणा करनी पड़ी, लेकिन रिजल्ट में इस वादे का असर नहीं दिखा। छठवां, मुस्लिम रिजर्वेशन हटाने का फायदा नहीं मिला। कर्नाटक में हमेशा से लिंगायत और वोकालिग्गा कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा अहमियत मिलती रही है। इन्हीं दो कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा विधायकों की संख्या होती है। सीएम भी इन्हीं दो कम्युनिटी से बनते आए हैं। इसलिए बीजेपी ने चुनाव के पहले मुस्लिमों का 4% आरक्षण खत्म कर दिया और लिंगायत और वोकालिग्गा में बांट दिया। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि पार्टी सत्ता में आई तो मुस्लिम आरक्षण दोबारा बहाल किया जाएगा। कहा जा रहा था कि कांग्रेस के जरिए मुस्लिम वोटों को एकजुट करना चाहती है। नतीजे भी यही बता रहे हैं कि कांग्रेस को फायदा और बीजेपी को नुकसान हुआ। लिंगायत और वोकालिग्गा पर बीजेपी सरकार के फैसले का असर नहीं हुआ। सातवां, केरला स्टोरी भी कर्नाटक में फ्लॉप। कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर बनी द केरला स्टोरी भी चुनाव में मुद्दा बनी। खुद पीएम मोदी ने कहा कि यह फिल्म केरल की असली सच्चाई को दिखाती है। फिल्म में कन्वर्जन और इस्लामिक स्टेट पर फोकस किया गया। बजरंगबली, भगवान शिव और केरला स्टोरी के जरिए बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश में थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। कर्नाटक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी वाली 6 सीटों में से 3 कांग्रेस ने जीत ली। दक्षिण की अयोध्या यानी रामनगर में कांग्रेस जीत गई। टीपू सुल्तान के विवादों से जुड़ी मेलकोटे में एसकेपी और श्रीरंगपटना में कांग्रेस को जीत मिली। माइनिंग घोटाले में घिरी बेल्लारी में भी कांग्रेस को जीत मिली है। हिजाब विवाद वाले उडीपी और बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या से चर्चा में आए शिवमोगा में बीजेपी के उम्मीदवार जीते।